मैं प्रोफेसर वीपी धर साहब का बहुत आभारी हूँ, जिनके कारण आपके बीच मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला है। और वो भी माध्यम सिकारा फेस्ट बना है, इसमें 4 चांद लगाता है। पिछली बार भी डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा था, लेकिन तारीख जो बताई थी वो मेरे लिए मुश्किल था ना। कल मैं भुवनेश्वर गया था, वहाँ एक हमारे मित्र हैं मिस्टर बागची, उन्होंने एक वर्ल्ड स्किल सेंटर बनाया है, उसी को देखने गया था। आज मैं 4 बजे लौटा और आपके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला। मैं कश्मीर एजुकेशन कल्चर साइंस सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों का, साथियों का इस 2 दिवसीय उत्सव के आयोजन के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए संस्कृति का मतलब संस्कारों का अंतहीन सागर है, जिसमें समाज के हर वर्ग, हर पीढ़ी के लिए अनंत संभावनाएं मौजूद होती हैं। क्योंकि बाकी इंसानी यात्राएं कितनी भी लंबी हों, उसकी पूर्णता सांस्कारिक और सांस्कृतिक तृप्ति ही असली होती है। मैं मानता हूं कि सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां अलग अलग होती हैं, लेकिन मूल रूप से संस्कृति की जो आत्मा है वो शाश्वत है, चिरंतन भी है। उन अभिव्यक्तियों का अनुभव ही जीवन का सबसे बड़ा आनंद हमारे यहाँ माना जाता है। और इसीलिए कहा भी गया है कि छनती हुई नजरों से जज्बात की दुनियाएं, बेख्वाबियां अफसाने महताब तमन्नाएं, कुछ उलझी हुई बातें, कुछ बहके हुए नगमे, कुछ अश्क जो आंखों से बेवजह छलक जाएं। ये सच है कि अक्सर इंसान की आंखों में अश्क 2 कारण से ही आते हैं। या तो वो ईश्वर की प्रार्थना में पूरी तरह से लीन हो गया हो, रम गया हो, या फिर उसकी जड़ें उसे पुकार रही। और इसलिए अक्सर बात बात पर लोग कहते हैं कि अपनी जड़ें, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता जब पुकारती है तब आंखें आनंद से भर जाती हैं। और आप सब जानते हैं कि लाल देव कहती थी कि अनुभव कर, अपने मन और प्राण को एकीकृत कर। एक बड़ी पुरानी कहानी मुझे ध्यान में आ रही है। गुरुकुल में तर्कशास्त्र के विषय की पढ़ाई चल रही थी और गुरुकुल के जो आचार्य थे, जैसे हमारे लिए डॉक्टर वीपी धर साहब हैं, रोज पत्र पर, मैंने पन्ने पर कुछ लिखते जाते और शिष्यों से अपने कह रखा था कि सबसे मेधावी जो होगा, ये जो हम रोज लिख रहे हैं, ये ग्रंथ उसी को हम सुपुर्द कर देंगे। सभी छात्र आपस में बात कर रहे थे, इससे बड़ा बहुमूल्य शास्त्र शायद मानव इतिहास में नहीं लिखा गया होगा। फिर वो दिन आ गया जब घोषणा होनी थी कि कौन सबसे मेधावी छात्र है। जिस छात्र का नाम पुकारा गया वो आचार्य के पास पहुंचा और आचार्य ने उसे वह ग्रंथ पकड़ा दिया। बाकी जो छात्र थे वो ईर्ष्या से उस छात्र को देख रहे थे, भाई क्यों इसी को मिला। लेकिन वो जिसे ग्रंथ मिला, वो ग्रंथ लेकर के गया और यज्ञ कुंड में पहुंच के बिना एक पन्ना पलटे उसे आग के हवाले कर दिया। छात्र बहुत परेशान थे, जो बाकी थे। चिल्लाहट शुरू हो गई कि ये क्या किया इसने, बड़ा मूर्ख है। लेकिन आचार्य बहुत प्रसन्न थे और मुस्कुरा रहे थे। दौड़कर उस छात्र को उन्होंने गले से लगाया और कहा कि अगर तुम उसे खोल कर पढ़ने की कोशिश करते तो मुझे तकलीफ होती, क्योंकि वो बिल्कुल कोरा था, मैंने कुछ उसमें लिखा नहीं था, लिखने का केवल नाटक किया। मैं चाहता हूं कि तुम पढ़कर नहीं, सिर्फ अनुभव करके सीख सकते हो, जी कर जीवन को समझ सकते हो। चाहे गीत हो, संगीत हो, नृत्य हो या फिर कला हो, कोई अन्य विधा भी हो, उसका अमृत जी करके ही प्राप्त किया जा सकता है। ये कहानी तो एक प्रतीक है, लेकिन सिकारा फेस्ट की उस भावना को ये पूरी तरह से प्रतिबिंबित करती है, जिसके जरिए कश्मीरी कल्चर को जीने का आनंद उठाया जा सकता है। धर साहब ने मुझे बताया था कि देश में नहीं बल्कि विदेश में भी इस तरह के इवेंट
कश्मीरी समाज के लोग करते हैं और दर्शक उसमें नॉन कश्मीरी भी होते हैं, दोनों समुदाय के लोग होते हैं। कश्मीरियत की रंगों में, उसकी लहरों में डूबा यह उत्सव उसी पूर्णता का उत्सव मैं मानता हूँ और मुझे खुशी है कि नई पीढ़ी को कश्मीरियत के उन मूल्यों तथा आदर्शों से निरंतर रूबरू होने का अवसर प्राप्त हो रहा है इस मंच के द्वारा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, कश्मीरी समुदाय जब भी कश्मीरियत की बात करता है तब उसका अर्थ होता है कि एक ऐसी संस्कृति जो समस्त विश्व को एक दृष्टि से देखती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, आत्मोपम्पेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, यानी जो समस्त प्राणियों और सर्व समाज को अपने ही समान जानकर समभाव से देखता है। इन्हीं विचारों के प्रति आस्था, दृढ़ता एवं विश्वास कश्मीर के दर्शन को शिखर पर इसने पहुंचाया और बारंबार दुनिया को मनुष्य की अच्छाई, संस्कृति की धरोहर को सहेजने के लिए प्रेरित भी किया। और इसलिए मैं मानता हूं कि कश्मीरियत मानव समाज की चेतना का कमल है। यह तो वितस्ता की आध्यात्मिक धारा है जो जमीन पर जितनी दौड़ती है उतनी गहराई से वो इंसान के दिलों में उतर भी जाती है। कश्मीरियत के भाव को लेकर ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और पिछले 38 महीनों में जो कुछ मैंने अनुभव किया है, अलग अलग रूपों में मैंने खुद देखा है इसकी झलक को। और इसलिए जम्मू कश्मीर में कोशिश है कि जम्मू कश्मीर नए ढंग से विकसित हो। उसमें कश्मीरियत के सृजनात्मकता के रंग भी शामिल हों। मेरे लिए निर्माण कर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हर एक निर्माण को इंसान और समाज बदलने का माध्यम मैं समझता हूं कि असली निर्माण माना जाता है। मुझे याद है अगस्त 2020 में 7 अगस्त को मुझे वहां जाने का अवसर मिला। कठिन दौर था, कोविड से पूरी दुनिया जूझ रही थी और बिजनेस ट्रेड की हालत बड़ी खराब थी। एक स्टिमुलस पैकेज वहाँ दिया गया और अक्रॉस द बोर्ड बिना किसी भेदभाव के उसका व्यापक असर भी हुआ। लैंड लॉस के बारे में हमारे यहाँ कहावत है कि अगर महाभारत काल में लैंड लॉस ठीक रहे होते, मैंने डिजिटाइजेशन उस समय हुआ होता तो शायद महाभारत का युद्ध ही न होता, क्योंकि 5 ही गांव का सवाल था। और भगवान कृष्ण जैसा महान व्यक्ति 5 गांव का मसला नहीं हल कर देता, ये संभव नहीं था। उससे मैं केवल ये संकेत कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या वहाँ के भूमि कानून थे, लैंड लॉस थे। अब उसका डिजिटाइजेशन पूरी तरह से हो गया है और हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू 3 भाषाओं में सबको पासबुक उपलब्ध करा दी गई है। यहाँ उपस्थित सभी लोग परमानंद जी के नाम को अवश्य जानते होंगे। 1794 में मट्टन के पास एक गांव में उनका जन्म हुआ था। उनका वास्तविक नाम नंदराम था। पटवारी से परेशान जनता के लिए उन्होंने एक कविता लिखी थी, हाय रे पटवारियों की बही कभी हो न सकी सही। एक हिंदी में बड़े साहित्यकार हुए उत्तर प्रदेश के श्रीलाल शुक्ल। एक उनका बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है राग दरबारी। हिंदी पढ़ने वाले अधिकांश लोग उस किताब को पढ़ते हैं। उसमें एक पात्र है जिसका नाम है लंगड़, यानी जिसका पैर खराब है। तो एक पैर उसका खराब था, वो लैंड रिकॉर्ड के लिए तहसील में चक्कर लगाते लगा दूसरा पैर भी उसका खराब हो जाएगा, तो उसने जाना बंद कर दिया। तो एक व्यंग उन्होंने भी किया था। अब मोटे तौर पर लैंड पासबुक सबको उपलब्ध करा दिया गया है। बाकी सेक्टर्स में घर साहब ने बताया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में नित नए आयाम तय करने की कोशिश हो रही। एक सिस्टम वहाँ इस्टेब्लिश हो गया है और
गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी रहे और फाइनेंशियल प्रूडेंस रहे, इसको कायम करने की कोशिश की गई। अब 1 लाख के ऊपर कोई काम बिना ई टेंडर के नहीं हो सकता वहाँ, बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और बिना फाइनेंशियल सैंक्शन के कोई काम होता नहीं। और काम की जियो टैगिंग और फोटोग्राफ जब तक नहीं लगेगा तब तक ट्रेजरी बिल भी नहीं लेगी। इस व्यवस्था के कारण काम की गति बढ़ गई। 18-19 में वहाँ 9,229 काम पूरे हुए थे और पिछले फाइनेंशियल ईयर में 92,556 काम पूरे हुए। तो मोटे तौर पर रफ्तार 10 गुनी हो गई है। और ये जो रफ्तार है ये समावेशी है, सर्वस्पर्शी है, विकास की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। दूसरी घटना मैं कभी नहीं भूलता हूँ। अक्टूबर में मुझे बताएगा कि साहब ये दरबार मूव होता है, तो चीफ सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि आपको उस दिन सेक्रेटेरिएट चलना है। अंतिम फ्राइडे अक्टूबर महीने का 27 या 28 अक्टूबर था। तो मैं गया श्रीनगर सेक्रेटेरिएट, तो लाइन से 217 ट्रकें खड़ी थी। मैंने पूछा क्या है? मैंने कहा सब फाइल जा रही है जम्मू। हमने कहा आज भी ट्रक में फाइल जा रही है? तो कहा हाँ, ये महाराजा साहब के जमाने से चला रहा। 900 से ज्यादा कमरे 6 महीने किराए पर लिए जाते थे श्रीनगर में और 700 के आसपास कमरे किराए पर लिए जाते थे जम्मू में 6 महीने। तो उस दिन तो मैंने कुछ कहा नहीं। ये मन में जरूर तय किया कि अब जब जम्मू से श्रीनगर आएंगे तो कोई ट्रक नहीं आनी चाहिए, और कोई ट्रक नहीं आई। आज सारे ऑफिसेस हमारे पूरी तरह से ही ऑफिस हो गए हैं। अब ऑफलाइन एप्लीकेशन कोई सामान्य रूप से आती नहीं है, और मध्य प्रदेश को पीछे छोड़कर ऑनलाइन सर्विसेज में 1050 सर्विसेज के साथ जम्मू कश्मीर देश में नंबर 1 हो गया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की जो 300 सर्विसेज हैं उन्हें ऑटो एस्केलेशन मोड में भी कर दिया गया है। ऑटो एस्केलेशन या ऑटो अपील का मतलब ये हुआ कि अगर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में समय सीमा निर्धारित है आपके इनकम सर्टिफिकेट के लिए या कास्ट सर्टिफिकेट के लिए कि तहसीलदार साहब 15 दिन में देंगे, अगर 15 दिन में उन्होंने नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली एस्केलेट करके उनके ऊपर के अधिकारी एसडीएम साहब के पास वो एप्लीकेशन पहुंच जाएगी। और जैसे एस्केलेट होगी 200 रुपये की पेनाल्टी जरूर लग जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन तो सीनियर अफसर को लेना हो सकता है कि वो न भी ले, लेकिन इसमें कोई कुछ 782 लोग ये जुर्माना भर चुके हैं और इसके कारण अब सर्विसेज ऑनलाइन लोगों को मिल रही हैं। और इससे मुझे लगता है कि सामान्य आदमी महसूस कर रहा है कि ये सुविधाएं अब हमें मिल रही हैं। एक रैपिड असेसमेंट का सिस्टम भी लगाया हुआ है और अप्रूवल हमारा जो फीडबैक प्राप्त करने का है औसतन 90% से ज्यादा है। G20 की बैठक करने का भी अवसर मिल गया। ऐसे बैठक कोई बहुत बड़ी नहीं थी, टूरिज्म के वर्किंग ग्रुप की बैठक थी, लेकिन चर्चा उसकी किसी बैठक से ज्यादा हो गई और कठिन परिस्थितियों में बैठक हो रही थी। एडवर्सरी बराबर कोशिश कर रहा था कि कुछ न कुछ, लेकिन बाबा अमरनाथ या माता वैष्णो देवी की कृपा से वो सफल हो गया और अच्छे से हो गया। आपने खुद बताया कि पिछले साल 1,88,00,000 टूरिस्ट आए थे। इस साल ये आंकड़ा 2.25 करोड़ के ऊपर जाएगा, क्योंकि और विदेशी पर्यटकों की संख्या में G20 का इम्पैक्ट यही हुआ कि 350% की वृद्धि हुई। 31 तारीख को अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम था, देश भर से मिट्टी आई थी। तो उस कार्यक्रम में 1% आबादी वाला जम्मू कश्मीर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये हमारे लिए और आप सबके लिए प्रसन्नता की बात है। लोग कहते थे कि साहब यहाँ झंडा उठाने वाला लोग नहीं मिलेगा, कोई मिलेगा। स्थिति यह है कि झंडे कम पड़ जा रहे, वो पुलवामा हो, शोपियां हो। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का जहाँ तक सवाल है, ये सच है कि आज़ादी के बाद से लेकर 2021 तक कुल 14-15 हज़ार करोड़ का निजी क्षेत्र का निवेश या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वहाँ आया था। जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम बनी
उसमें भारत के गृह मंत्री जी का बड़ा योगदान है, जिन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर के काफ़ी समय देके बनवाया उसे। और आज मैं कह सकता हूँ कि देश के किसी राज्य से बेहतर इंसेंटिव जम्मू कश्मीर में है, और इसके कारण 86,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास हैं। 30,000 करोड़ से ज़्यादा के काम जमीन पर हो रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक साल में ये आंकड़ा 80,000 निश्चित रूप से क्रॉस करेगा, और एक अच्छी स्थिति उसके कारण बनेगी। और नेक्स्ट डे एक नया स्टार्टअप भी आ रहा है। मैं कल एक स्टार्टअप उड़ीसा का एक ऑफिस है, मैं उसमें कल बैठा हुआ था। वहाँ जो सज्जन है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ही पढ़े हुए हैं, जो हेड करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब, हम लोग देश में बहुत आगे हैं कर्नाटक के बाद। अब मेरा घबराइए मत, अभी हम लोग शांति स्थापित करने में लगे थे। 2 साल बाद आप पीछे हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर आगे हो जाएगा, क्योंकि टैलेंट की वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। PMDP के प्रोजेक्ट भी सब पूरे हो गए हैं। अब जो समाज यहाँ इकट्ठा है, मुझे लगता है उसकी बात करना बड़ा जरूरी है। भारत सरकार ने पुनर्वास की जो व्यवस्था की थी, उसमें 2 ही काम बताया। एक, 6,000 नौकरी, 6,000 घर। पहले फेज में 3,000 नौकरी, 3,000 घर। दूसरे फेज में 3,000 नौकरी, 3,000 घर। जब मैं पहुंचा था अगस्त महीने में, अक्टूबर एंड में मैं रिव्यू कर रहा था, तो 2,765 पद भरे गए। किन्हीं न किन्हीं तकनीकी आधारों पर नियुक्तियां नहीं हो पाती। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 23 को छोड़ करके सभी पद भर दिए गए, और जो 23 नहीं भरे गए हैं उसमें कुछ कानूनी बाध्यता है, उसको भी जल्दी भर दिया जाए। घर का जहां तक सवाल है, तो 565 या 600 घर बने थे, और भारत सरकार ने जो स्वीकृति प्रदान की थी 1 रूम सेट की, उसके विपरीत बने थे 2 रूम सेट के। उसका भुगतान नहीं हो सका, तो कोई कॉन्ट्रैक्टर बनाने के लिए तैयार नहीं था कि जब उसका भुगतान नहीं हुआ तो हम बनाएंगे तो, और जमीन भी नहीं मिलती थी। आज 1665 घर बना के नए दे दिए गए हैं, और 1785 मार्च के पहले दे दिए जाएंगे। बाकी जो है वो इसी साल 24 के अंत तक सभी घर बना दिए जाएंगे। मेरा निरंतर संपर्क है कश्मीरी माइग्रेंट से भी, और बाकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी वहाँ रहती है वो जो भी है, उनसे मेरा निरंतर संपर्क है। अब स्थिति मुझे लगता है काफ़ी बदल गई। 90% लोग संतुष्ट हैं कि नहीं, स्थिति ठीक है। और मैं कहूँगा कि कुछ जज्ब सादिक हो, कुछ इखलास हो, इरादत, इससे हमें क्या बस व बुत है कि खुदा है। काम होता रहे इसमें ज़्यादा, और सच्चाई हो, विकास के कामों में ईमानदारी हो, इरादत दृढ़ हो, तो इस भावना से काम करने से काम पूरे होते हैं। संस्कृति के रंग अब कश्मीर घाटी में दिखे। मुझे लगता है कि वो आहट अब कश्मीर घाटी में शुरू हो गई। वो चाहे वो नाइट लाइफ हो, म्यूजिक हो, सिनेमा हो, संगीत हो, ये सब चीज़ें वहाँ लौटने लगी हैं। देर रात तक भी लोग उस संस्कृति का स्वाद अब लोगों को मिलने लगा है, जिसके बारे में कभी महाकवि कल्लड़ ने कहा था कि वैसा स्वर्ग में भी दुर्लभ है जो यहाँ उपलब्ध है। तो मैं समझता हूँ कि उसका स्वाद अब लोग लेने लगे हैं। नई पीढ़ी में भी आत्मविश्वास का जन्म हो रहा है। ये आकाश अपना है, ये नदियाँ, ये पहाड़ अपने हैं। अब उनके संकल्प रूपी पंख मैं देख रहा हूँ कि खुलने लगे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में वह कश्मीरियत की संस्कृति को समृद्ध बनाने में रचनात्मक भूमिका का पूरा निर्वहन करेंगे। तो मैं चिंतित था कि अमरनाथ यात्रा के लिए जो लोग आते हैं देश भर से, उनकी सुविधाओं में विस्तार किया जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि श्रीनगर शहर में पंथा चौक के पास 3.5 एकड़ जमीन श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दी गई। उसमें निर्माण कार्य चल रहा है, और इस साल जो यात्री आएंगे उसमें रुकेंगे। उसमें एक भगवान शंकर का मंदिर भी बन रहा है, और बाबा अमरनाथ की रेप्लिका भी बन रही है। एक रामबन जिले में ऑलरेडी बन के तैयार हो गया यात्रा में। अब पिछले साल भी लोग रुके थे, इस साल भी रुक रहे हैं। जम्मू में भी एक भवन बन रहा है।
और 3 भवन और बने, उसमें से जमीन दे दी गई है और पैसे की कोई कमी नहीं। पैसा हमारे पास 200 करोड़ रुपया रखा हुआ है, वो भी सरकार का पैसा नहीं है, ये लोगों ने दिया है इस पैसे को। तो मुझे लगता है कि वो जल्दी से बन जाए, इसकी कोशिश हो रही है। कश्मीर एजुकेशन कल्चर एंड साइंस सोसाइटी का मैं आभारी हूँ। अभी माशाअल्लाह की कृपा से मुझे लगता है कि जो प्रयास हो रहे हैं उनके प्रतिफल दिखाई पड़ रहे हैं। श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने आकर के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठापित किया और नवनिर्मित श्राइन के अलावा पूजा स्थलों का भी रिनोवेशन हो रहा है, लेकिन हल्ला मचा के नहीं हो रहा है। सभी श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था और इसकी भी कोशिश की जा रही है। पिछले 4 अक्टूबर को यदुगिरी यति जी यतिराज मठ में सरस्वती भंडारम डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास स्वयं महाराज जी ने खुद किया। उलर के पास एक बुक विलेज की स्थापना हो रही है, वो सरहद नाम की एक संस्था है पुणे की जो इसमें सहयोग कर रही है। मुझे विश्वास है कि कश्मीरियत की संस्कृति और उसमें सांस्कृतिक मूल्य समाज को सदैव राह दिखाते रहेंगे। किसी दिन एक दिल्ली से पत्रकार गए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या बदला, तो उन्होंने देखिए वो मैं बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, मैं 3 बात बताता हूँ। तो उनका बताइए, अगर 3 मिनट में खत्म कर दूंगा। मैंने कहा देखिए पत्थरबाजी अब इतिहास की घटना हो गई जम्मू कश्मीर की। दूसरी बात मैंने उनसे कही कि अब पाकिस्तान और उनके सरपरस्तों द्वारा कोई बंदकाल नहीं दी जा सकती। अब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ट्रेड, बिजनेस ये अपनी मर्जी से चलता है, कश्मीर के लोगों के मन से चल रहा है। तीसरा, किसी के डिक्टेट पर कोई अब जीने के लिए बाध्य नहीं है। हर जम्मू कश्मीर का नागरिक अपनी मर्जी से जी सकता है, ऐसा वातावरण वहाँ बना दिया गया। आप 10 बजे जाएं, 11 बजे जाएं, लोग मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि मोटे तौर पर एक कोशिश है और उस कोशिश में भारत सरकार की भूमिका सबसे महती है। जिनकी जहां जगह है उनको उसी हिसाब से रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये बड़ा आवश्यक है। 54-55 सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को निकाला गया है जो आतंकवाद को प्रश्रय देते थे, और ये काम अनवरत जारी रहेगा जब तक इस तरह के लोगों के खिलाफ साक्ष्य मिलेगा जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ाने में मदद की है। उन्हें सरकार का पैसा मिले, मैं समझता हूं ये कोई सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती है। ये काम आगे आने वाले दिनों में भी होगा। मैं आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, अगर आप की ओर से कोई सुझाव होगा तो निश्चित रूप से, एक जो सबसे बड़ी चुनौती है वो रेवेन्यू की है, और ये मैं ईमानदारी से बात कहना चाहता हूँ कि ये सच है कि टैक्स कलेक्शन हमारा एवरेज, नेशनल एवरेज से ज़्यादा हुआ है जम्मू कश्मीर का। जीएसटी में हम देश का जो एवरेज है उससे बेहतर, लेकिन किटी हमारी इतनी छोटी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम बहुत वृद्धि नहीं कर पा रहे। भारत सरकार के सहयोग से काम जरूर है। 1.5 लाख करोड़ के हाईवे और टनल, जिस रेल लाइन की आपने बात की, तो इस वित्तीय वर्ष में मैंने मार्च के पहले कश्मीर कन्याकुमारी से ट्रेन से जुड़ जाएगा, ये भी सच है। जब मैं गया था तो 26 फ्लाइट, मैंने 13 आती थी, 13 जाती थी श्रीनगर से, अभी 126 फ्लाइट चल रही। जम्मू से 6 चलती थी, अभी 44 चल रही। गो फर्स्ट बंद हो गई, नहीं इसके कारण 14 फ्लाइट हमारी बंद हुई है। देखते हैं, मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा से आने वाले दिनों में कुछ और बेहतर हो, इसकी हर कोशिश की जाएगी। मैं फिर से, यहाँ अनेक विद्वान लोग बैठे हैं, उनका सलाह, उनका सुझाव, उनका मार्गदर्शन मिलेगा तो और भी बेहतर काम हम कर सकते हैं। इतनी बात कहते हुए मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सबको मेरी तरफ से शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।